तो लास्ट हम कर रहे थे अरावली, जो हमने अरावली के सामान्य परिचय के बारे में देख लिया था अरावली का, और उसके एक दो पॉइंट रह गए। जैसे हम अरावली के अन्य नाम क्या क्या हैं, अरावली के उपनाम। तो अरावली के उपनाम में आप लिख लेना कि इसे आड़ाहुला, आड़ाहुला, परिपत्र। आड़ाहुला एक नाम अलग से, परिपत्र, परिपत्र, ठीक है, ये अलग अलग नाम है। आड़ाहुला, परिपत्र, एपोकॉपी, एपोकॉपी, और एक नाम इसके लिए आता है मोडिस, डेओरम, मोडिस डेओरम पेओमा एपेलांटी, एक ही नाम है इसका, ठीक है, पेओमा एपेलांटी, ये इसका पूरा एक नाम है। ये इसे मतलब उपनाम है, इसके अन्य नामों के अंदर आता है आड़ाहुला, परिपत्र, एपोकॉपी, मोडिस डेओरम पेओमा एपेलांटी। तो ये अरावली के उपनाम है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अरावली क्षेत्र में राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो उच्चतम बिंदु आता है हमारे पास में गुरु शिखर, सबसे उच्चतम। राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु जो है वो कौन सा है, गुरु शिखर है। और राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, निम्नतम बिंदु, इतना बड़ा नाम ये एक ही है? हाँ एक ही नाम है। निम्नतम बिंदु, ठीक है। तो निम्नतम बिंदु देखिए क्या कौन सा रहेगा, निम्नतम बिंदु रहेगा सांबर झील, ठीक है ना, ये सबसे निम्नतम बिंदु है। अब देखिए मैं आपको दोनों में आगे बताऊंगा क्या डिफरेंस है। अब देखिए राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, ऊंची झील जो है, या ऊंची झील जो है वो कौन सी है, नक्की झील, ठीक है। और राजस्थान की निमन झील जो है वो कौन सी रहेगी, पुष्कर झील, ठीक है, पुष्कर झील। और एक पॉइंट आ गया, राजस्थान का उच्चतम स्थान कौन सा है, उच्चतम स्थान, सबसे ऊंचा स्थान माउंट आबू जो है सबसे ऊंचा स्थान है। वो गुरु शिखर जो है वो चोटी है, ये स्थान है। और सबसे निम्नतम स्थान, तो निम्नतम स्थान में रहेगा पुष्कर। अब यहाँ पर इन सब में आपस में डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस रहता है कि राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु की बात कर रहा है, सबसे ऊंचा पॉइंट। तो सबसे ऊंचा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, गुरु शिखर की चोटी मिलेगी, सबसे ऊंची रहेगी। और सबसे निम्नतम बिंदु की बात हो रही है, देखिए जयपुर के अंदर जो सांबर झील है वो इस प्रकार से है, और जो अजमेर की पुष्कर झील है वो इस प्रकार से है। पुष्कर झील मतलब ये पुष्कर झील है और एक सांबर झील है। पेओमा एपेलांटी है ना, मोडिस डेओरम पेओमा एपेलांटी। अब अगर आप यहाँ पे घूम रहे हैं तो ये कैसे समझेंगे, एक बार यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखना नहीं है, ध्यान दीजिए एक बार। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे उच्चतम बिंदु की बात कर रहे हैं। सबसे ऊंचा बिंदु ये गुरु शिखर है, सबसे ऊंचा बिंदु, और ये माउंट आबू है, यानी यहाँ पे माउंट आबू है, और माउंट आबू के आगे चलेंगे तो फिर गुरु शिखर की ओर चढ़ाई होती है। तो हमसे पूछा गया बिंदु, तो उच्चतम बिंदु तो हो गया गुरु शिखर, और सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा हो गया, सांबर झील, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आता है कि सबसे ऊंची झील की बात कर रहा है, सबसे ऊंची झील यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो कौन सी झील है, वो है नक्की झील। कौन सी, नक्की झील, जो कि माउंट आबू में है, माउंट आबू में नक्की झील है। तो ये सबसे ऊंची जगह पर है और ये सबसे नीचे है, ऊंची बात कर रहा है। और ये सबसे निम्न झील है, निम्न झील यानी कि सबसे गहरे स्थान पर झील है, सबसे निम्न। देखो सांबर झील का जो ऊपर का तल है ना वो यहाँ पर है, लेकिन पुष्कर झील जो है वो शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। तो एक तो ऐसे हुआ कि एक तो यहाँ पर अपने पास में कोई स्थान है कि यहाँ पे, एक यहाँ पे स्थान है, तो निम्न स्थान कौन सा कहलाएगा,
नीचे वाला कहलाएगा। लेकिन ये गहरी है, ये क्या है, गहरी है, इसका मतलब जो इसका बिंदु है ना, ये सबसे निम्नतम बिंदु कहलाएगा। इसका ये क्या कहलाएगा, सबसे निम्नतम बिंदु कहलाएगा। फिर बात यहाँ पे आ जाती है कि सबसे उच्चतम जो स्थान है वो माउंट आबू है। सबसे उच्चतम स्थान कौन सा है, माउंट आबू है, जहाँ पर लोग रहते हैं, निवास करते हैं। और सबसे निम्नतम स्थान जो है वो पुष्कर है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि निम्नतम झील पुष्कर है तो निम्नतम स्थान पुष्कर कैसे, तो देखो जैसे माउंट आबू है, माउंट आबू में लोग रहते हैं ना, ऐसे पुष्कर भी एक स्थान का नाम भी है, पुष्कर स्थान का नाम भी है, और उस स्थान पर पुष्कर झील भी है। एक स्थान है और यहीं पर ही पुष्कर झील है और ये पुष्कर इलाका है। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरे राजस्थान में सबसे निम्न क्षेत्र है, सबसे यानी कि नीचा स्थान है सबसे। तो समझ सकते हैं इस बात को, यानी पूरा राजस्थान जो है उसकी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो सबसे गहरा हो। वो कौन से गहरा स्थान पे है, तो वो है पुष्कर झील। जैसे विश्व के अंदर हमसे कहा जाता है कि विश्व के अंदर सबसे गहरी झील तो बेकौल झील आती है, लेकिन सबसे कहा जाता है कि निम्न स्थान जो है ना, विश्व का सबसे निम्न स्थान जो है वो है मृत सागर। मृत सागर यानी वो मृत सागर जो है ना वो समुद्र तल से गहरा है, समुद्र तल से भी 397 मीटर गहरा है। अब देखो मृत सागर जो है वो क्या है, समुद्र तल से भी गहरा है, समुद्र तल से भी नीचे है। मतलब हमारे पास जैसे अपन यहाँ पे कह देते हैं कि ये जो अपना क्षेत्र है सारा का सारा, यहाँ पे अपना ये जो घर है वो ऊंची जगह पे है, लेकिन जब अपन वहाँ बीच में चौक पे आते हैं तो वो नीचे है, गहरे स्थान पर है ना। तो बाहर बाहर अगर इसके पानी हो तो क्या उस चौक में पानी जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर का स्थान ऊंचा है, बीच में निम्न है, तो वो निम्न स्थान है ना जो, उसी प्रकार से ये क्या कहलाता है, पुष्कर जो है राजस्थान का सबसे निम्न स्थान भी कहलाएगा और सबसे निम्न झील भी कहलाएगी। ठीक है, ओके। तो ये 6 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है हमारे पास में कि नेशनल हाईवे जो नंबर 8 है, नेशनल हाईवे नंबर 8, ये अरावली के समांतर चलता है, अरावली के समानांतर चलता है, समानांतर चलता है, जो कि ये जाता है, हाँ दिल्ली से चलता है, जयपुर से होता हुआ मुंबई तक जाता है, मुंबई। तो ये क्या है कि राजस्थान का ही नहीं, ये भारत का सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे है, व्यस्ततम नेशनल हाईवे है। यानी एक तो व्यस्त होता है और एक ही व्यस्ततम है, सबसे ज़्यादा व्यस्त है। क्लियर, तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास में नेशनल हाईवे, इसके इक्वल चलता है। और अब इसके अलावा हमने देख लिया था कि जो अरावली है वो महान जल विभाजक रेखा कहलाती है, वो एक महान जल विभाजक रेखा है। और उसके बाद में अब हमें आगे देखना है हिमालय के दर्रे, के अरावली के दर्रों से हमें शुरुआत करनी है। अरावली के दर्रे हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं और पठार हैं। दर्रे, पहाड़ियाँ, चोटियाँ और पठार, हाँ ये 4 पॉइंट हमें आगे देखने हैं। ये 4 पॉइंट करते ही हमारी अरावली कंप्लीट हो जाएगी और इसी के बाद हम आगे मैदान और पठार भी कर देंगे आज। तो आज आपका भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी से नोट कर ले। पानी पी लो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। अरे साइलेंट, चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के अरावली के दर्रे। ठीक है, अरावली के दर्रे। तो अरावली के जो दर्रे हैं उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास में जिलवा की नाल, जिलवा की नाल, इसे नाल कहा जाता है। राजस्थान में दर्रों को नाल कहा जाता है। अब दर्रे होते क्या हैं, अभी दर्रे क्या होते हैं, नहीं गुफा नहीं, दर्रे होते हैं पहाड़ियों के बीच के तंग रास्ते। ठीक है, जो पहाड़ियाँ हैं, 2 पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होगा वो दर्रा कहलाएगा। अब वो दर्रा अगर तो वहाँ से अपन गाड़ी वगैरह लेकर के निकल सकते हैं तो वो एक मार्ग बन जाएगा, और अगर अपन गाड़ी नहीं जा सकती, बाइक नहीं जा सकती और पैदल चलना पड़ेगा तो वो पगडंडी यानी उसे पगलिया कहेंगे। तो जिलवा की नाल को क्या कहते हैं, पगलिया कहा जाता है, पगलिया।
यानी कि इसमें पैदल ही चल करके इसको पार किया जा सकता है। वैसे तो आजकल तो क्या है कि इनको काट काट के बढ़ा करके और उसमें से सड़क मार्ग बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो पुराने नाम हैं जिस प्रकार से इनकी प्राचीन थी बनावट सी, उसी हिसाब से इनके नाम है हमारे पास में। तो जिलवा की नाल, पगलिया, ये जो है हमारे पास में पाली जिले के अंदर है, और ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। यानी पहले मारवाड़ से मेवाड़ की तरफ आते थे तो इस जिलवा की नाल से होकर के आते थे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास में आएगा हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल जो है ये भी हमारे पास में पाली के अंदर है, और ये सिरोही को गोगुंदा से जोड़ती है। हाथीगुड़ा की नाल कहाँ है? हाँ, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, या मारवाड़ से मेवाड़ को रास्ता जाता है, एक ही चीज़ है। पाली में ही है ना, ये पाली में ही है। ठीक है। सिरोही को गोगुंदा से जोड़ता है, गोगुंदा जो है वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो है उदयपुर में है, तो गोगुंदा से उदयपुर का रास्ता जो है वो हाथीगुड़ा की नाल से होगा। फिर आती है तीसरे नंबर पे हमारे पास में आता है बरदर्रा। हाँ, बरदर्रा जो है, इसमें इसकी इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो ये पाली में ही है, और इसमें से नेशनल हाईवे नंबर 14 गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 14 गुजरता है। बस इसकी इंपॉर्टेंट बात अपने ये देखनी। तो मेनली जो मारवाड़ से मेवाड़ का है वो जिलवा की नाल रहेगा, इसकी ये विशेषता है। ठीक है, पगलिया है। हाथीगुड़ा की नाल सिरोही से गोगुंदा जाने के लिए है। बरदर्रा जो है वो पाली में नेशनल हाईवे नंबर 14 इसमें से गुजरता है। और इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में फुलवारी की नाल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुलवारी की नाल जो है ना, फुलवारी की नाल के नाम से आपको एक वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा। फुलवारी की नाल के नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा, तो आप वन्य जीव अभ्यारण्य में जब पढ़ेंगे तब भी नाम आएगा फुलवारी की नाल, और दर्रे में भी अभी नाम आ रहा है फुलवारी की नाल का, और जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तब भी फुलवारी की नाल का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि फुलवारी की नाल जो है ये उदयपुर में है, और यहाँ से इस नाल से, इस दर्रे से क्या होता है, सोम, मानसी और वाक्कल नदियों का उद्गम होता है। सोम, मानसी और वाक्कल नदियों का उद्गम होता है। यानी जो बीच का स्थान होता है ना, क्या होता है कि पहाड़ियों पर जब बरसात होती है तो वो बरसात का पानी कहाँ इकट्ठा होता है, जहाँ उसकी ढलान होती है बीच के स्थान में इकट्ठा होता है, और वो किसी ना किसी दर्रे के माध्यम से बाहर निकलता है मैदानों में। वो कैसे निकलेगा? कोई बीच में दर्रा होगा तो ही निकल पाएगा ना। तो वो फुलवारी की नाल से पानी जब बाहर निकलता है तो वो 3 शाखाओं में चला जाता है, जिसमें से एक सोम नदी बन जाती है, एक मानसी और एक वाक्कल नदी बन जाती है। तो सोम, मानसी, वाक्कल नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो फुलवारी की नाल उदयपुर से होता है। 5वें नंबर पे हम देखते हैं आगे, तो यहाँ हमें मिलेगा शिवपुर घाट और सूरा घाट, है ना। शिवपुर घाट और सूरा घाट। हाँ, सूरा घाट कहाँ पे है? अजमेर। हाँ, ब्यावर। जो अपने अजमेर को आप देखते हैं ना, अजमेर आपको इस प्रकार से देखते हैं, ये अजमेर बना हुआ है, जैसे ये अजमेर की आकृति है। अगर देखें तो अगर आप ये, तो आपको यहाँ पे भी अजमेर का एक पार्ट मिलेगा, तो वो जो पार्ट है वो कहाँ पे है? वो क्या है? वो ब्यावर है। ये जो पार्ट है ना, ये ब्यावर है। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो 2 भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन से हैं, जल्दी बताएं। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो 2 भागों में बटे हुए हैं, 2 हिस्सों में बटे हैं। यानी पहले उस जिले का नाम आएगा, फिर किसी और जिले का नाम आएगा, फिर दोबारा से उस जिले का नाम आएगा। तो कौन कौन से हैं? अभी आपको बताया अजमेर में क्या है कि वो जो ब्यावर अलग से है वो भी अजमेर का हिस्सा है, तो अजमेर आएगा, और फिर पाली का नाम आएगा, फिर से अजमेर का नाम आएगा। ऐसे ही एक और है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ जो है, तो चित्तौड़गढ़ की मुख्य भूमि, मैंने मैप को अच्छी तरीके से देखो भी, जब भी आपके सामने मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लूँ उसका मैप आपके दिमाग में बनना चाहिए। ठीक है, तब आपका माना जाएगा कि आपने मैप अच्छी तरीके से कर लिया है। और इसके क्वेश्चन जो है ना, इसके क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं मैप के, वन रक्षक वनपाल में और पीडीटी में क्वेश्चन पता है किस प्रकार से आ जाते हैं? आ जाते हैं कि राजस्थान के मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम की तरफ देखने पर निम्न में से कौन सा जिला पहले आएगा? पूर्व से पश्चिम की तरफ देखने पर तो आपको नाम दे दिया है, जैसे भीलवाड़ा, टोंक,
ठीक है, और बूंदी, और एक नाम और देते हैं आपको, तो कौन सा आ जाएगा, जयपुर। बताइए कौन सा जिला पहले नाम पे आएगा, पहले नंबर पे कौन सा आएगा जब पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर देखोगे तो, पूर्व से पश्चिम की तरफ देखोगे तो कौन सा जिला सबसे पहले आएगा, कौन सा आएगा, बूंदी आएगा। ठीक है ना, बूंदी जो है सबसे पहले, जब पूर्व से पश्चिम की ओर देखोगे तो बूंदी जिला सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद में नाम आएगा टोंक का, उसके बाद में नाम आएगा भीलवाड़ा का, और फिर नाम आएगा जयपुर का। ये बिल्कुल लगभग मैंने एक सीध वाले बताए आपको, उत्तर से मैं दक्षिण बताता गया, बस उनकी सीमा थोड़ी सी, एक की पहले शुरू होती है, दूसरे की उसके बाद, तीसरे की, ऐसे चलता है। तो इसीलिए ये सिंपल क्वेश्चन है। ये किस पे डिपेंड करता है, मैप पे, और मैप तो सबसे सिंपल माना जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा वनपाल में, वन रक्षक में ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे इस तरीके से। ओके, चलिए आगे देखिए। तो अब आते हैं हमारे पास में गोरम घाट और खमली घाट, गोरम घाट और खमली घाट। हाँ, ये कहा है राजसमंद में है, राजसमंद। ठीक है, गोरम घाट और खमली घाट जो है राजसमंद के अंदर है। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें आगे मिलेगा, एक है खटखट, खटखट और लाखेरी, खटखट, खटखट दर्रा, खमली घाट, खमली घाट, खटखट दर्रा और लाखेरी। ये कहाँ पे है, बूंदी, बूंदी। लाखेरी जो है ना, लाखेरी, ये सबसे पहले सीमेंट उद्योग का कारखाना लाखेरी में ही शुरू किया गया था, लाखेरी में शुरू किया गया था सीमेंट उद्योग का कारखाना। तो इस प्रकार से क्या है कि जब भी आप एक पॉइंट पढ़ते हैं ना, तो उसके साथ के अगर आप 2-3 पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, तो तब आपको वो पॉइंट अच्छी तरीके से याद हो जाता है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया फुलवारी की नाल, इसके मैंने 3 पॉइंट बताए थे, कौन सा याद है आपको, 3 पॉइंट मैंने इसके बताए थे, कौन कौन सा याद है। सोमानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, इसके नाम से, फुलवारी के नाम से ही क्या है, एक अभ्यारण्य है, और फुलवारी की नाल ही एक क्या है, नदियों का उद्गम स्थान है, और एक दर्रा है। एक दर्रे के नाम में आएगा, नदियों के उद्गम के स्थान के नाम आएगा, और तीसरा आएगा अभ्यारण्य के नाम पे। तो ठीक है, ये अपने पास दर्रे हो गए हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे हमने देख लिए इसमें। चलिए इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की, अरावली की ऊंची चोटियों की बात करते हैं। ठीक है, चोटियां, चोटियों में आपको याद रखना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। थोड़ी सी इसमें पहले ट्रिक काम करती थी, लेकिन अब वर्तमान में वो ट्रिक काम नहीं करती है। जैसे पहले अपने ऐसे लिखते थे, गुरु से दिल में जरा आस रखो तारा, रखो तारा, पहले इस प्रकार से हम इसको रीडिंग कर लेते थे। लेकिन जब से पटवारी का एग्जाम हुआ है पिछला, तब से इसके अंदर एक नए इसमें पॉइंट जुड़ गए हैं, और उसके बाद में नई नई पहाड़ियाँ सामने आई हैं। यानी उस पहले उनकी ऊंचाई मापी नहीं गई, लेकिन बाद में जब आरपीएससी ने क्वेश्चन डाल दिया, नहीं आरपीएससी नहीं, आरएमएसएसबी जो है ना, जो इसका एग्जाम लेती है अपने पटवारी का और ग्राम सेवक का, तो उसने एक इसमें डाल दिया था मोरारजी टोडगढ़। वो उसका टोडगढ़ का नाम जो है ना, वो टोडगढ़ अपन बात कर रहे थे, वो मोरारजी टोडगढ़ है। हाँ, तो वो मोरारजी टोडगढ़ जब उसने दिया, उसने ये पूछा था कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य अरावली की ऊंची चोटी इससे पहले तारागढ़ को पढ़ा जाता था, लेकिन उन्होंने तारागढ़ भी ऑप्शन में शायद नहीं दिया था, लेकिन मोरारजी टोडगढ़ दे दिया था। तो जहाँ पर जिसके बाद में फिर जो क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो उसके बाद में उसको अगर वो बोर्ड मान्यता देता है कि ये क्वेश्चन आंसर इसका सही है, तो उसके बाद में वही चलता है। तो चलिए देखें, इन्हीं के अकॉर्डिंग अपन पहले लिख लेते हैं कि सबसे पहले आएगी हमारे पास में गुरु शिखर, दूसरा है हमारे पास में शेर, तीसरा है दिलवाड़ा, चौथा है जरगा, पांचवा है अचलगढ़, ठीक है। अरे बात करेंगे आगे कहाँ पे है, अचलगढ़, ठीक है। उसके बाद में जो आते हैं हमारे पास में, वो लाइट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट
उस साइड वाला उसके पास फर्स्ट ये है ना, सेकंड दबा रहे हो। तो अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में हम पढ़ते हैं आगे कुंभलगढ़। अभी लिख रहे हो क्या? लिखने नहीं है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ ना लिखो, मत लिखो। कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के बाद में नाम आता था, देखो, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। उसके बाद में एक नया कुंभलगढ़ आ गया। कुंभलगढ़ के बाद में था रघुनाथगढ़, खो और तारागढ़। पहले यही चोटियां थी सारी की सारी, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। कुंभलगढ़ के बाद में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ के बाद में हम पढ़ेंगे मालखेत, मालखेत। मालखेत के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे लोहारगल, लोहारगल, लोहारगल। और लोहारगल के बाद में हम देखेंगे सुंडा पर्वत, सुंडा पर्वत। सुंडा पर्वत के बाद में हम देखने वाले हैं आगे टोडगढ़। क्या बोलते हैं आप? सुंदा बोलते हैं इसको? नहीं, वो सुंदा माता तो है, लेकिन पर्वत का नाम भी सुंदा ही है क्या? ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो टोडगढ़, टोडगढ़ जो है ना, टोडगढ़, ये मोरारजी टोडगढ़ है, टोडगढ़। तो टोडगढ़ आ गई। टोडगढ़ के बाद में हम देखेंगे आगे, तो टोडगढ़ के बाद में चलते हैं आई खो। खो से पहले आ जाएगी कौन सी? सज्जनगढ़, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ के बाद में खो, और खो के बाद में तारागढ़, तारागढ़। ठीक है, ये हमारे पास में चोटियाँ आ चुकी हैं। देखिए कितनी हो गई हैं, 2 3। ठीक है, पानी पाइप अंदर डाल के ना यार, नीचे रखें। और वो ऊपर वाला वाल भी खोल देना उसका। दिलवाड़ा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गई। खो, खो है, खो। ठीक है, अलवर नहीं, ये जयपुर में है खो। लोहारगल, लोहारगल, लोहारगल ले। तो देखिए, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा, ये तीनों कहाँ पे हैं? सिरोही। जरगा उदयपुर, अचलगढ़ सिरोही, कुंभलगढ़ राजमंद, रघुनाथगढ़ सीकर, मालखेत सीकर, लोहारगल झुंझुनू और सुंदा जालोर। और टोडगढ़ नहीं, अजमेर, सज्जनगढ़ उदयपुर, खो जयपुर और तारागढ़ अजमेर। ठीक है, बूंदी तो मैंने कहीं नहीं लिखा, क्या हुआ? तारागढ़, हाँ, तारागढ़ दुर्ग जो 2 जगह है, एक तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में है। ठीक है, जो तारागढ़ बूंदी वाला है उसे कहा जाता है, उनका शैतानों का वास कहा जाता है उसे, तारागढ़ वाले को। ठीक है, ओके, चलिए देखें। तो गुरु शिखर कितनी ऊंचाई? 1722। शेर 1597। दिलवाड़ा 1442। और जरगा 1431। अचलगढ़ 1380। कुंभलगढ़ 1224। 1055। 1052। 1051। 991। टोडगढ़ 933.73। ये पॉइंट था उसमें टोडगढ़ के लिए, 933.73। और सज्जनगढ़ 938। और खो जो है 920। और तारागढ़ 870। आपने 870 तो खो की याद कर रखी है।
तो 920, हाँ तारागढ़ क्या, वो कल ही तो मैंने लिखवाया था आपको 73, और मैंने साथ में क्या बोला था कि एनसीईआरटी में 70 दिया है, वहाँ मैंने 73 लिखवाया था आपको, ठीक है ना। तो वहाँ 73 लिखा दिया या मैंने 70 लिखा दिया, तो बस दोनों जगह मैच कर लेना, क्योंकि वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 70 है टोटल ओनली पूरा का पूरा। तो ये हमारे पास में हो चुकी है, ये ऊंचाई जो है सारी की सारी ये मीटर के अंदर है, तो ये देखना आपने 938 ज़्यादा होते तो इसको ऊपर लिख लेना, सज्जनगढ़ को ऊपर लिख लेना, ठीक है। 938 ज़्यादा ही है ये, और बाकी वैसे सज्जनगढ़ के बारे में ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि इसमें से देखो जब हम पढ़ेंगे दक्षिण राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण अरावली की, सॉरी दक्षिण अरावली को हम 3 भागों में बांटेंगे ना, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाएगी, गुरु शिखर, और उसके बाद में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाएगी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाएगी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी टोडगढ़, ठीक है। तो ये बस 3 इन्हीं की जरूरत है अपने को, बस वो बाकी ज़्यादा नहीं आते इतने। 10 तक का आपको याद करने हैं, 10 तक कहाँ हो गए, 10 सुंदा पे 10 कंप्लीट हो गए हैं, तो 10 हो गए, तो इसके अलावा टोडगढ़ की याद कर लेना, और टोडगढ़ के साथ में तारागढ़ और खो की याद कर लेना, सज्जनगढ़ रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास में अरावली की चोटियाँ हैं सारी की सारी। तो दर्रे हमने देख लिए, चोटियाँ हमने देख ली हैं, तो इसके बाद में हम देखते हैं अरावली के पठार। वो खोला नहीं, बंद कर दिया उसको, हाँ तभी तो जाए। उस तरफ घुमा ऐसे, ठीक है। मध्य अरावली की तारागढ़ आ जाएगी, ठीक है। अरे कमेंट आए पड़े आज तो हैं, आगे कुछ है जैसे पूरा कैमरे के आगे क्या आ गया, अच्छा सॉरी, ठीक है, कैमरा मिस्टेक था। ठीक है, अब देखिए जरा, सुंदा माता, ये रहा तारागढ़ सबसे छोटा, ये रहा मध्य अरावली, तो ये रहा ना टोडगढ़, ये टोडगढ़ जो है ये मध्य अरावली है। अब देखिए आवाज़ वॉइस इसलिए क्लियर नहीं आ रही क्योंकि माइक जो है दूसरा वो लगा हुआ नहीं है, और साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अगर क्लास आपकी यहाँ मिस हो जाती है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इस क्लास को, ठीक है। चलिए देखें, अब चलते हैं इसके बाद में पठार देखते हैं। लिख लिया क्या सबने? एक क्या कि लाइट चली गई इसलिए थोड़ी सी डल हो गई है स्क्रीन, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा होने की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा। एक बार मैं यहाँ से वापस रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई बात रह गई है तो वो नोट कर लेना। गुरु शिखर सिरोही के अंदर है 1722 मीटर, और यही कहलाएगी दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी। शेर सिरोही के अंदर है 1597 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर, जरगा उदयपुर के अंदर 1431, अचलगढ़ सिरोही में 1380, कुंभलगढ़ राजसमंद में है और इसकी ऊंचाई है 1224, रघुनाथगढ़ सीकर में 1055, और ये कहलाएगी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद में आती है मालखेत सीकर के अंदर है 1052 मीटर ऊंचाई है इसकी, और लोहारगल झुंझुनू के अंदर है 1051, और सुंदा पर्वत जो है ये जालौर में 991 मीटर। इसके बाद में आता है टोडगढ़ अजमेर के अंदर है 933.73 73 मीटर, जो कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में आ जाता है सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर, और ये सज्जनगढ़ जो है ये टोडगढ़ से ऊंची है, इसलिए इसको आगे आप 11 नंबर पे लिख लेंगे, 12 नंबर पे टोडगढ़ बन जाएगी, ठीक है।
और खो आ जाएगी हमारे पास में जयपुर में 920 मीटर, और तारागढ़ अजमेर के अंदर 870 मीटर हमारे पास में ये ऊंचाई हो चुकी है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे अरावली के पठार। अब तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अरावली के पठार, तो अरावली के जो पठार हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अरावली के पठारों की, तो सबसे पहले आता है हमारे पास में उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, हाँ, सिरोही सबसे ऊंचा पठार यही है, सबसे ऊंचा पठार है 1360 मीटर। 1360 मीटर हमारे पास में इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंचा पठार कहलाएगा राजस्थान का ये। और इसी पठार पर स्थित है माउंट आबू। माउंट आबू जो है वो उड़िया के पठार पर है। जब आप चढ़ते हैं ऊपर की ओर, माउंट आबू की चढ़ाई चढ़ते हैं, तो माउंट आबू, देखो पठार क्या होता है, ऊपर हमारे पास में पहाड़ी वो है जिसकी ऊंचाई 2100 मीटर तक होगी, लेकिन वो ऊपर उसकी चोटी होगी। और पर्वत वो होते हैं जो 2100 मीटर से ज़्यादा ऊंचे होते हैं, जो 2100 मीटर से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। और पठार वो होते हैं जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से 500 मीटर से अधिक होती है, लेकिन ऊपर से वो क्या होते हैं, समतल होते हैं, यानी उनके ऊपर रहने वाले के लिए जगह होती है, स्थान होता है। तो इसीलिए ये उड़िया का पठार जो है 1360 मीटर है, और ये यहाँ पर क्या है, माउंट आबू इसी पठार पर स्थित है, और इसी पठार पर आपको मिलेगी नक्की झील। इसके बाद देखिए बोराट का पठार। बोराट का पठार, ये बोराट का पठार जो है ये उदयपुर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। उदयपुर के उत्तर पूर्व की ओर ये शुरू होता है गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में। गोगुंदा से क्या था यहाँ पे नाम, और क्या नाम पड़ता है, सिरोही का एक स्थान, नहीं, हाँ कुंभलगढ़ ही है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, गोगुंदा उदयपुर में है, और कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद के अंदर है। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में फैला हुआ है कौन, बोराट का पठार। उदयपुर के ये कौन सी दिशा में रहेगा, पश्चिम दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा, पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम दिशा बनती है। अगर आपको मैप ध्यान होता तो आप अभी मेरे को बताते कि ये उत्तर पूर्व बनेगा। हाँ चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। तो इसके बाद में आता है हमारे पास में, हाँ, इसकी ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। 1200 मीटर ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं आगे, तो मेसा का पठार। मेसा जब आप पढ़ेंगे ना, मेसा अगर आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के अंदर एक ये स्थलाकृति का नाम है मेसा। ये स्थलाकृति होती है जिसके दोनों तरफ नदियां बहती होती हैं, जिसके दोनों तरफ नदियां बहती हैं और नदियों द्वारा इससे ऊपर से समतल किया गया हो, उसे मेसा कहते हैं। ये मेसा का पठार जो है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है, मेसा के पठार पर स्थित है। और इस किले के दोनों तरफ से नदियां बहती हैं। एक तरफ हमारे पास में है गंभीरी और एक तरफ है बेड़च नदी। इन दोनों के संगम पर है चित्तौड़गढ़ का पठार। इसीलिए इस पठार को, इसीलिए इस किले को, जब आप किला पढ़ेंगे ना कल्चर के अंदर, राजस्थान कल्चर के अंदर जब किला पढ़ेंगे, तब किले की विशेषता में आपको मिलेगा कि ये जो दुर्ग है ना चित्तौड़गढ़ का, ये एक गिरि दुर्ग है, और गिरि दुर्ग के साथ साथ ये एक जल दुर्ग भी है। जल दुर्ग का मतलब जिसके चारों तरफ जल होता है उसे जल दुर्ग कहते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, तो आगे हम देखते हैं मेसा का पठार, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का जो पठार है ये है भीलवाड़ा
भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में स्थित है। और ये आगे जाकर ये हड़ौती के पठार में मिल जाता है। आगे चलकर हड़ौती के पठार में मिल जाता है। हड़ौती के पठार में मिल जाता है। ये जो उपरमाल का पठार है ये भीलवाड़ा में है, लेकिन भीलवाड़ा से अगर आप आगे देखोगे तो भीलवाड़ा के बाद में अगर आगे चलकर हम देखें इस साइड में कोटा की साइड में तो आपको मिलेगा बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। ये हड़ौती प्रदेश है और ये हड़ौती प्रदेश यही क्या है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार है। तो इसी पठार के साथ में ये आगे जाकर के मिल जाएगा। तो उपरमाल का पठार मिल गया किसके साथ में, हड़ौती के पठार के साथ में। और हड़ौती का पठार मिल गया किसमें, मालवा के पठार में। और मालवा का पठार आगे चलकर मिलेगा किसमें, दक्कन के पठार के साथ में। यानी जो दक्कन प्लेट्यू है भारत का दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा मालवा का पठार है और उसी मालवा के पठार का एक हिस्सा हड़ौती का पठार है। और उसी हड़ौती के पठार के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, उपरमाल का पठार जुड़ा हुआ है। ओके, इसके बाद में है लासाड़िया का पठार। लासाड़िया का पठार। लासाड़िया का जो पठार है ये जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। ये जैसमंद झील कहाँ पे है, जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। और ये जैसमंद झील है उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और यही राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की तथा कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। महाराजा जय सिंह, हमने पढ़ा था मेवाड़ के राजा जो है राणा जय सिंह था जिसने इसका निर्माण करवाया था। और गोमती नदी का जल रोक करके इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये उस समय यानी कि अकाल से बचने के लिए उस गोमती नदी को रोका और उसमें बांध बना दिया और उससे क्या हो गया, पानी इकट्ठा हुआ तो जैसमंद झील बन गई। ओके, इसके बाद में देखते हैं आगे। लासाड़िया का पठार, उपरमाल का पठार हो गया हमारे पास में, मेसा, बोराठ और उड़िया का पठार हो गया। एक आधा पठार और नहीं बचा। तो ये हमारे पास में अरावली के क्या है, पठार हैं, अरावली के पठार। लास्ट में हमारे पॉइंट रहता है अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, अरावली की पहाड़ियाँ। नोट हो गया सारा, ठीक है। चलिए फिर अरावली की पहाड़ियाँ, और ये हमारे पास में टॉपिक इसका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के अलावा आपने ध्यान रखना है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। यानी राजस्थान में पूरे भारत के अंदर इतने खनिज नहीं निकलते, इतने खनिज नहीं पाए जाते जितने कि राजस्थान में पाए जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि राजस्थान उनका उत्खनन नहीं कर पा रहा है। राजस्थान के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उन सब का उत्खनन कर सके। इसीलिए भंडार जो है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि अलग अलग प्रकार के, देखो मतलब उसे अजायब घर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हर पदार्थ का, हर जितने भी खनिज होते हैं ना, उसका थोड़ा थोड़ा अंश है। अगर हम उसकी खुदाई करके उसको निकालेंगे भी ना तो उससे ज़्यादा अपने का खर्चा हो जाएगा जितना उसमें से कुछ निकलेगा भी नहीं, वहाँ से कुछ निकलेगा भी इतना नहीं। हालांकि खनिज जरूर पाए जाते हैं लेकिन उसको हम निकालने में उतना खर्च हो जाएगा जितने के वो खनिज नहीं होंगे। इसीलिए क्या कहा जाता है कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर है, लेकिन वो सभी खनिजों को अपन यहाँ सबसे अधिक खनिज उत्पादन नहीं करता। ठीक है, तो चलिए देखें अरावली की पहाड़ियाँ। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि अरावली और प्रायद्वीपीय पठार, अरावली और प्रायद्वीपीय पठार जो है ये राजस्थान के खनिजों की दृष्टि से संपन्न प्रदेश हैं। खनिजों की दृष्टि से क्या ये संपन्न प्रदेश हैं, यानी यहाँ पे सबसे अधिक खनिज यहीं से निकलेंगे। अरावली की पहाड़ियाँ पठारों से क्यों निकलेंगे भी, पठारों से खनिज क्यों निकलेंगे, क्योंकि पठार जो है वो किससे निर्मित है, ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। और ज्वालामुखी कहाँ से आता है, नीचे भूगर्भ से विस्फोट होता है, वहाँ से लावा निकलता है। अब उस लावे के साथ में आसपास की चट्टानें जो हैं वो भी गल करके बाहर आ जाती हैं। वो भी जब गल करके बाहर आएंगी तो इसका मतलब उस बीच उन चट्टानों के अंदर जो भी खनिज होगा वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, धरातल पर आ जाएगा। जिस वजह से अरावली और इसमें अपने पठारों के अंदर क्या है, सबसे अधिक खनिज मिलेंगे। आप अगर देखोगे भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादन करने के लिए तो खनिज उत्पादन आपको मिलेगा
वैसे तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक नंबर आता है इसके अंदर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। क्यों आता है? क्योंकि ये भी उस पहाड़ यानी पठार का ही एक हिस्सा है। और उसके बाद में आगे देखिए, चलिए अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम त्रिकूट चिड़ियाकूट पहाड़ी की बात करते हैं। कौन सी करें अपन? चिड़ियाकूट पहाड़ी, चिड़ियाटूक पहाड़ी, हाँ चिड़ियाटूक पहाड़ी। तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर क्या है भाई, क्या है विशेषता इसकी चिड़ियाटूक पहाड़ी की? हाँ, चिड़ियाटूक पहाड़ी जो ये कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर का जो किला है, जोधपुर का जो दुर्ग है वो इस पहाड़ी पर है। जोधपुर का किला, जोधपुर के किले का नाम क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग इसका नाम है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर के अंदर। और इसी प्रकार से देखो, जैसे जालौर को गुलाबी नगरी जालौर क्या कहते हैं? ग्रेनाइट नगरी कहते हैं। और गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। और पीली नगरी कैसे कहते हैं? पीली जैसलमेर को। तो फिर नीली नगरी कैसे कहते हैं? नीली नगरी कैसे कहते हैं? हाँ, जोधपुर कहते हैं। ठीक है, ये पहले ध्यान नहीं था, लेकिन नीली नगरी जो है, क्योंकि वहाँ पे भी जोधपुर के आसपास के इलाके में काफ़ी नीले रंग के मकान ज़्यादा मिलते हैं ना वहाँ पे। तो चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर के अंदर है और मेहरानगढ़ दुर्ग इस पर बना हुआ है। और ज़्यादा डिटेल अपने जोधपुर किले के बारे में जब किले पढ़ेंगे तभी देखेंगे। इसके बाद में चलते हैं ये तेज नहीं है क्या? ठीक है, तेज है, बस लोड जरूरत। अब देखिए त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट क्या था? एक त्रिकूट पहाड़ी है और एक त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पहाड़ी है ना जो, इस त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग जो है, जैसलमेर दुर्ग को क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी कहा जाता है, स्वर्णगिरी। और जालौर के दुर्ग को क्या कहते हैं अभी? जालौर के दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं, उसे सुवर्णगिरी। ये स्वर्णगिरी है, ठीक है ना। स्वर्णगिरी यानी सोने की तरह है ये, सोने के, क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना है। तो पीले पत्थरों से बना है तो दूर से जब दिन में धूप पड़ती है इस पर तो ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसको स्वर्णगिरी कहा जाता है। और इसके अलावा इसे गोड़हरो भी कहते हैं, गोड़हरो भी कहा जाता है। गोड़हरो नहीं, देशहरो तो पहाड़ी अलग है। जैसलमेर में ऐसे तो पहाड़ियाँ तो होंगी, लेकिन उनके नाम इम्पोर्टेंट अगर वो होगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। जैसलमेर दुर्ग हो गया हमारे पास में त्रिकूट पहाड़ी पर। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है त्रिकूट पहाड़ी के बाद में नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे भी? नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर के अंदर है। नाकोड़ा पर्वत जो है बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर। और नाकोड़ा पर्वत जो है इसे ही 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में ही है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में ही है, लेकिन 56 का जो मैदान है वो कहाँ पे है? हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में जो है वो 56 का मैदान है। और छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? छप्पनिया अकाल, एक अकाल पड़ा था बहुत ही खतरनाक, जिसे छप्पनिया अकाल कहा गया। छप्पनिया अकाल 1800। देखो छप्पनिया अकाल क्यों कहा गया? क्योंकि 56 आता है। 1956 में पड़ा था अकाल, 1956। लेकिन 1956 क्या थी? ये विक्रमी संवत थी। ये क्या थी? विक्रमी संवत थी। इस समय जो ईस्वी थी वो 1899 थी। कितनी थी? 1899। क्योंकि विक्रमी संवत जो है वो ईस्वी से कितना आगे चलती है? 57 साल आगे चलती है। 57 ईयर जो है वो आगे चलती है ये, ठीक है। ओके, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। तो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में हुई, 56 का मैदान बांसवाड़ा में हुआ, और 56 अकाल कब पड़ा था? 1899 ईस्वी को था। इसी प्रकार से त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है। तो त्रिकूट पर्वत जो है वो कहाँ पे है? त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत जो है ये करौली के अंदर है। कहाँ है ये? करौली में है। और इस पर महादेव का मंदिर बना हुआ है। महादेव, करौली में क्या था? महादेव का मंदिर था क्या करौली? हाँ, महादेव का ही मंदिर है।
महादेव, महादेव, अरे वो तो अलग है, वो तो पांचना बांध है। त्रिकूट पर्वत जो है ये करौली के अंदर है, यहाँ महादेव का मंदिर है। और ये जो महादेव का मंदिर है यहाँ पर खेली जाती है लठमार होली, खेली जाती है यहाँ पे। लठमार होली जो है वो महादेव यानी करौली में खेली जाती है। और जो आपकी पत्थरमार होली वो कहाँ पे खेली जाती है? पत्थरमार होली आहोर की नहीं है, वो बाड़मेर की है। पत्थरमार होली बाड़मेर की है। नहीं खेली जाती है क्योंकि एरिया आ गया ना, लेकिन वो मतलब ये इम्पोर्टेंट जो है वो कहाँ की है, वो बाड़मेर आता है। क्योंकि आप ऐसे उसमें क्वेश्चन में पूछा गया तो आहोर नहीं लिख के आ सकते, ठीक है ना, इसलिए आपको बाड़मेर ही याद करना पड़ेगा साथ में। तो पत्थरमार होली जो है वो बाड़मेर की है, और कोडामार जो होली है वो अजमेर की है, और लठमार जो होली है वो करौली की है। तो इस प्रकार से चलता है। अगर आप मैप, आपके दिमाग में मैप लेके आओ जल्दी से, मैप है हमारे पास में, राजस्थान का ये मैप है इस प्रकार से। तो यहाँ बाड़मेर है, यहाँ अजमेर है, और यहाँ पर करौली है। तो यहाँ पर क्या है, पत्थर है। इन पत्थरों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक कोड़ा बन जाएगा। कोड़ा बन जाए ना, कोड़ा, कोड़ा क्या होता है जानते हो? अब वो रस्सी टाइप होता है जो, ठीक है ना, लेकिन लगता रस्सी से ज़्यादा है। तो ये कोड़ा हो गया। कोड़ा को अगर अपन और सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक लठ बन जाएगा। तो पत्थरों को इकट्ठा किया, बन गया क्या, कोड़ा। कोड़ा को इकट्ठा किया तो क्या बन गया, एक लठ बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पत्थरमार होली बाड़मेर, और कोड़ामार होली कहाँ की होगी, अजमेर, और लठमार होली कहाँ की है, करौली की। हाँ ओके ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट है, जल्दी से यार फोकस कीजिए, वापस बाद में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए जरा यहाँ पे क्या आ रहा है। नकोड़ा पर्वत, अच्छा। इसके बाद में देखिए देशहरो पर्वत कहाँ पे, देशहरो पहाड़ी, देशहरो पहाड़ी। हाँ उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में, उदयपुर के अंदर है, बस उदयपुर ही कहा जाता है यहाँ पे। और उदयपुर में यहाँ पे क्या है कि यहाँ ये जो पहाड़ी है ना, ये वर्ष भर मतलब हरी भरी रहती है। वर्ष भर हरी भरी रहने के कारण इसे क्या कहते हैं, वर्ष भर हरी भरी रहने के कारण इसे देशहरो कहा जाता है। पाँच मिनट वेट कीजिए। तो ये हमारे पास में होगी उदयपुर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, ठीक है। रेंज कम हो गया, नहीं वो सही नहीं आ रहा ना उसके अंदर। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, चलने दो एक बार। देशहरो पहाड़ी का उदयपुर में है, और वर्ष भर क्या रहती है, वर्ष भर हरी भरी रहने के कारण, हरी भरी रहने के कारण इसे देशहरो कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए जल्दी से, बाकर। बाकर जो है ये कहाँ पे है, बाकर सिरोही के अंदर है, सिरोही में। और ये कैसी है, तश्तरी नुमा, तश्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं। तश्तरी नुमा पहाड़ियों को सिरोही के अंदर बाकर कहा जाता है। और गिरवा जो है वो कहाँ पे है, गिरवा उदयपुर के अंदर है। उदयपुर, गिरवा कहाँ पे, हाँ गिरवा और मगरा जो है वो कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। और ये गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ, बस इतनी आपको पहाड़ियाँ रखनी है। चिड़ियाटुक पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, जोधपुर का किला है। त्रिकूट पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर दुर्ग है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है, और इसी क्या कहते हैं, 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और त्रिकूट पर्वत करौली के अंदर है, महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे। और देशहरो वर्ष भर हरी भरी रहती हैं, उदयपुर में है। और बाकर और गिरवा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकर गिरवा के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो बाकर सिरोही के अंदर है तश्तरीनुमा पहाड़ियाँ, और गिरवा जो है उदयपुर की गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास में अरावली का जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। और क्लास काफ़ी लंबी चली गई है, तो इसलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं।